नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईएनडी विशेष में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हमेशा की तरह एक मेहमान से मैं आपको परिचय कराता हूं, लेकिन आज आपको मिलवाने जा रहा हूं ओम प्रकाश सकलेचा, जो जावस से विधायक है लेकिन वर्तमान में कैबिनेट मंत्री है। स्वागत है सकलेचा साहब। नमस्कार सर, एक लंबा अनुभव और राजनीति की दृष्टि से हम देखें तो खासकर मालवा निमाड़ की जब बात आती है तो ओम प्रकाश सकलेचा का ऐसा चेहरा रहा कि हमेशा खासकर वो लोग जो आपको वोट करते हैं उम्मीद लगाकर बैठे रहे कि शायद सकलेचा जी इस बार मंत्रिमंडल में नजर आएंगे, फलाने मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। लेकिन आखिरकार वो मौका आया और अब हम ओम प्रकाश सकलेचा से नहीं बल्कि कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से बात कर रहे हैं। ये जो लंबा सफर है, क्या है इसकी कहानी? ये स्वर्गीय सकलेचा जी का आशीर्वाद जी और जनता का भरपूर आशीर्वाद का प्रतिफल है। मैं राजनीति में बहुत स्पष्ट सोच मान के चलता हूँ। समय से पहले और तकदीर से ज़्यादा राजनीति में किसी को कुछ नहीं मिला, तो मेरी तकदीर में जब होगा जी तभी वरिष्ठों का आशीर्वाद मिलेगा। तो मैं कहीं पे भी इस बात के लिए अपने आप को या किसी को ये नहीं मानता कि मेरे को समय से ज़्यादा डिले किया गया। ये जो आपको नया सेवा का अवसर मिला है, लेकिन ऐसे दौर में ये अवसर प्राप्त हुआ है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 वर्षों तक यहाँ रही, लेकिन इस बीच में कांग्रेस की सरकार भी बन गई और अब वर्तमान जो सरकार है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आने के बाद बनी। यानी कांग्रेस और बीजेपी का एक तरह से कहा जाए तो बेमेल मिलाप है ये, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो मेल नजर आ रहा है और अब उनके लोग भी मंत्री बन गए और आप भी मंत्री बन गए और आपके पास लंबा अनुभव है पिताजी से लेके यहाँ तक। तो ये जो मेल हुआ है, इस मेल के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये मेल कोई आश्चर्यजनक नहीं है। ज्योतिराजा जी की दादी माँ 67 में उनने भी वही किया, स्वर्गीय सकलेचा जी के साथ मिलके डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी। ये वही कॉम्बिनेशन था सकलेचा एंड सिंधिया का जो 67 में हुआ, और वही आज उनके पोते और सकलेचा जी के बेटे का कॉम्बिनेशन है जो आज 53 साल बाद वापस सामने आ रहा है। तो ये परिवारों के पता नहीं ऊपर वालों की क्या मर्जी है, उनके संबंध है, उनकी दिशा है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बनी 53 साल बाद कि आज जनता को वापस इस डबल एस का कॉम्बिनेशन वापस मिला है। लेकिन आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले का बड़ा खेल है, तो क्या ये माना जाए कि जो सरकार 2018 में 5 साल के लिए आई थी लेकिन वो 1.5 साल में चली गई, तो ये भी क्या ऊपर वाले का ही खेल है? मैं तो ये मान के चलता हूँ क्योंकि उनने अति करी। अगर वो अति नहीं करते तो शायद ये दिन नहीं आता जी। क्योंकि लोग भले कुछ ही कहे, भाजपा को कुछ नहीं करना पड़ा। उन्हीं के बयानबाजी, उन्हीं के अपने इंटरनल विवाद सड़क पे आए और उसी का प्रतिफल है। भाजपा को तो कोई मेहनत करनी नहीं पड़ी उसके लिए। लेकिन लोग तो कहते हैं कि भाजपा ने बड़ी मेहनत की, 25 करोड़ 35 करोड़ लगातार बोलियां लग रही है। अब ये तो लोग ये भी बहुत बोलते हैं कि भैया कुछ भी आप छपवा लो, कुछ भी करवा लो, तो इसका क्या मतलब? आप ये मानते हो कि ये इसमें कुछ तथ्य हो सकता है कि कुछ भी कह के कुछ भी मैनेज करके छप सकता है या टीवी पे चल सकता है क्या? जी। तो ये तो क्या है, खीसियानी बिल्ली खंबा नोचे। उन्होंने अपनी चीजें कैसे भी दूसरे के मुंह पे डालने का प्रयास। क्या सिंधिया जी को आना होता वो लोकसभा के पहले भी आ सकते थे। सिंधिया जी को केवल तो परिस्थितियां और उनको मजबूर करा कांग्रेस ने, दोनों ने मिलकर कि आइए सड़क पे, चैलेंज किया। और कोई भी ब्लड हो, कम से कम रॉयल ब्लड को तो जरा गुस्सा तेज ही आता है। जी जी। और वो भी सिंधिया परिवार है, तो उन्हें जब चैलेंज किया तो उसका प्रतिफल उनको भोगना पड़ा। रॉयल ब्लड की आप बात कर रहे हैं, ओम प्रकाश सकलेचा भी यूँ तो कह ही जाते कि बीरेन्द्र सकलेचा, ईश्वर की बीरेन्द्र सकलेचा पूर्व मुख्यमंत्री, और वो मुख्यमंत्री जब शुरुआत के मुख्यमंत्री थे, तो क्या वो जिस तरह से कह रहे हैं आप गुस्सा आता है,
तो क्या कभी कभी ओम प्रकाश सकलेचा भी इस रूप में नजर आते हैं? देखिए, हमें बनिए, जी हम हमेशा मूछ नीचे रख के चलने वाले लोग जी। हैं। ताव देना राजपूतों का काम है। ये जेनेटिक गुण होता है। जी जी जैन हमेशा सहन करते हुए आगे बढ़ता है। आप ऐसे विधायक जो चौथी बार लगातार चुनाव जीते। जब 2018 का चुनाव हो रहा था तो कई तरह की चर्चाएं थी, वहाँ पर समुंदर सिंह पटेल और तमाम तरह के चेहरे दिखाई दे रहे थे और ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार कुछ अलग हो जाएगा। फिर चर्चा ये भी रही कि समुंदर पटेल के आने से ओम प्रकाश सकलेचा फिर चौथी बार आ गए। लेकिन ये जो 4 बार लगातार जीतना कितना मुश्किल होता है, मतलब जनता के बीच में क्या जनता का स्नेह। जी जनता से सिर्फ ये विश्वास होना चाहिए कि आप किसी कीमत पे किसी का नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बस दैट्स ऑल। विकास एक विषय है, बहुत जरूरी विषय है, उसके कितने ही रिकॉर्ड बनाए, लेकिन केवल विकास विजय नहीं दिलाता है, जनता का विश्वास विजय दिलाता है। मैं वास्तव में मालवा की जनता को नमन करता हूं इस बात पे कि उनका इतनी दूरदृष्टि है कि कब कैसे निर्णय लेना, बिना बताए, बिना जातिवाद के, बिना किसी उसके वो निर्णय लेती है। और मैं तो अपने आप को बड़ा आभारी मानता हूं जनता का, बड़ा अभिनंदन करता हूं कि ये गौरव मुझे प्राप्त हुआ कि लगातार चौथी बार एक सीट से संभाग में पहली बार 3 विधायक आए। जी जी। इसके पहले कभी भी लगातार कोई भी एक सीट से 4 बार नहीं जीत पाया। आपने कहा कि विकास तो होता है लेकिन विश्वास बड़ी चीज होती है। विकास और विश्वास में कई दफा अब हम देख रहे हैं कि दूरी भी हो रही है। जब सियासत की बात आती है तो विश्वास को दरकिनार किया जाता है। अब ये भी विश्वास की बात है कि आप कांग्रेस में चुनाव जीत कर आए और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनवा दी, तो ये जो बदली हुए सियासत का दौर है, ये क्या आपको लग रहा है, क्या विश्वास कम हो रहा है? ना, मैं इसको बिल्कुल दूसरे में, जनता ने ज्यादा वोट भाजपा को दिए थे, लेकिन नंबरों की गिनती में वो कुछ आगे निकल गए 4-5 नंबर से जी। बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन चूंकि हमारे दिल्ली के नेताओं का बहुत सीधा था कि हमें मैनेजमेंट नहीं करना है, लेट जनता शुड फील द डिफरेंस, एंड पीपल हैव फेल्ड। आपका असली चरित्र आ गया और आपने और 15 साल का हमें समय दे दिया। जी, मैं तो बहुत गंभीरता से ये बात कह रहा हूं, ये 15 महीने 15 साल और भाजपा के लिए रास्ता खोल दिया आपने। क्या ये माना जाए कि 2018 में सरकार आपकी नहीं बनी, वर्तमान सरकार आपकी है, अब सरकार चुनाव मैदान में भी जाने की तैयारी में है, खासकर 24 सीटों पर आपको चुनाव लड़ना है, और ऐसा कह रही है कांग्रेस की जब हम जाएंगे तो लोगों से कहेंगे ये लोग गद्दार है, इन लोग ने धोखा दिया, धोखा बनाकर सरकार बना दी। कितना मुश्किल होगा इन 24 सीटों? ये किस किस को गद्दार कहेंगे? कितने नेता इनके अदला बदली पिछले 10 सालों में कर चुके? क्या मैं नाम गिनाऊं एक एक के? क्या वो छिपे हुए नाम है? जो सबसे ज्यादा आरोप लगा रहे उनके भ्राताश्री, सब ने, ये कांग्रेस का ऑर्गेनाइजेशन समझ के बाहर है। भाजपा एक नीति, एक सिस्टम से चलती है, कांग्रेस परिस्थितियों के खेल खेलती है जी। हर चीज वो नई परिस्थिति के हिसाब से खेल खेलती है। और अब जनता खेल पसंद नहीं करती है, उन्हें अब विश्वास चाहिए, उन्हें अब रिजल्ट चाहिए और तुरंत चाहिए। अब वो वादों पे नहीं चलेगी, और ये वादा खिलाफी उन्हें 15 साल पीछे ले गई। जी, लेकिन आपसे जो लोग मिले हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक अलग आइडियोलॉजी है, उसकी अलग तरीके से चलती है, भारतीय जनता पार्टी का अलग विचारधारा के तहत आगे बढ़ती है, लेकिन ये जो विचारधारा है 22 लोगों की विचारधारा, क्या यही वजह रही कि इस विचारधारा के चलते मंत्रिमंडल विस्तार लगातार देरी से सामने आया? देखिए, ऊपर के कई कंपल्शन होते हैं जी। हम एक छोटा सा परिवार चलाते हैं, परिवार में 5 सदस्य ज्यादा आज की तारीख में सामान्यतः नहीं होते हैं। क्या 5 सदस्य हर चीज पे एक राय लग के हमेशा परिवार में बैठते हैं? मैं आपका निजी अनुभव पूछना चाहता हूँ। हम परिवार में भी थोड़ी बहुत खींचतान होती है
कभी भाभी की बात माननी पड़ेगी, कभी बच्चे की माननी पड़ेगी, कभी माँ बाप की माननी होता ना पड़ेगी। कि परिवार में उन्होंने फलाना काका चाचा का लड़का, यहाँ तो चाचा काका कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल अरे जब परिवार के 5 आप चाचा काका दूर छोड़िए, माँ बाप बेटे बेटी जी जी बहू, इतने 5 के परिवार में अगर विवाद होता है कई बार आज के जमाने में, ये बड़ी खतरनाक संस्कृति अंग्रेज जाते जाते हमारे बीच में वायरस छोड़ गए। जिस संयुक्त परिवार का अध्ययन करने 80 देश के लोग भारत में आके भारत की परंपराओं का अध्ययन करते थे, आज वो जो अंग्रेज जाते जाते जो छोड़ गए, वो पीड़ा एकल परिवार से वापस संयुक्त परिवार की तरफ जा रही है जी। क्योंकि हमारा ओरिजिनल संस्कार वो था। छोटा सा बच्चा कैसे काका को खुश करना है, कैसे मासी को करना, कैसे नानी को, कैसे दादी को जानता था, और कैसे उनकी मुस्कुराहट लेके अपने जीवन को एक दूसरे की खुशी शेयर करना वो जानता था। वो खत्म कर दी थी, वो वापस पुनर्स्थापित हो रही है अब। तो आप ये मत समझिए कि भाजपा परिवार इतना बड़ा परिवार है तो वो वापस उस समन्वय में आया है, लेकिन इतने कितने मेरे ख्याल है 25-30 अलग अलग संगठन है भाजपा में और उनके सहयोगी ग्रुप, और उनका समन्वय, दैट इज 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन ओम प्रकाश सकलेचा तो उस दौर के हैं जब बचपन में देखा होगा कि संघ क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी क्या होती है। भारतीय जनता पार्टी का उदय पिताजी ने किया, मतलब उस दौर जन्म से ही हमारे, तो जन्म के पहले हमारे पिताजी एमएलए थे। तो आपको वो कभी कभी वो पुरानी चीजें याद आती है कि बिल्कुल आती है जी, बिल्कुल आती है। और वही परिस्थितियां हमें इतनी हिम्मत दी कि कभी क्वेश्चन नहीं उठाया। कभी आपने 20 साल में हमारी कोई नेगेटिव वर्ड नहीं सुना होगा कहीं पे भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। क्यों नहीं सुना? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारी चीज, हमारी तकदीर हमसे कोई नहीं छीन सकता, और तकदीर और समय के पहले हमें कुछ नहीं मिल सकता। जनता की सेवा करो, मेवा जिस दिन तय होगा उसी दिन मिलेगा। तो आपने ये तय कर रखा कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता है? बिल्कुल 100% विश्वास है मेरा, 100%। ऐसा होता है? होता है, वास्तव में होता है। मैंने 28 साल इंडस्ट्रीज चलाई। मैं 2nd ईयर में पढ़ता था, इमरजेंसी लगी, पिताजी जेल गए, उनने जेल से चिट्ठी लिखी परिवार को तुम्हें संभालना है। कॉलेज नाइट शिफ्ट का किया दिन से। मैंने 2nd ईयर और 3rd ईयर ग्रेजुएशन नाइट शिफ्ट कॉलेज से किया, दिन में फैक्ट्री में काम लगा ली। 17 साल की उम्र में जब मैंने अपने आप को उद्योगपति के रूप में शुरुआत की, तो जीवन का एक तरीका बदल गया। जीवन में सिवाय बिजनेस के और कुछ नहीं रहा 28 साल जी। और 28 साल हमने दुनिया का ऐसा कम से कम 50 देश घूमे और दुनिया के हर टाइप की सोच को समझा, और राजनीति भी अंदर परिस्थितियों में कोई शौकिया नहीं आया। पिताजी के जिंदा रहते हुए मैं एक दिन प्रदेश में मैंने राजनीति में नहीं कदम रखा। 99 में उनके स्वर्गवास के बाद माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नीमच पधारे चुनाव के कैंपेन में, उनने विशेष रूप से बुला के जब कहा, एक बार तो तब भी मन नहीं हुआ, मना करके मैं निकल गया जी। फिर उन्होंने मुझे जो भी आदेश दिया, मेरी हिम्मत नहीं थी कि देश के प्रधानमंत्री को मैं कुछ कह सकूं, तो ज्वाइन किया और आज उसके प्रतिफल में मैं आपके सामने बैठा हूं। सियासत में आने का मन क्यों नहीं था आपका? क्योंकि आपने पिताजी को तो वहीं देखा होगा। नहीं, सियासत में आने का मन न होना का कारण भी राजनीति के बदलते स्वरूप था। हमने राजनीति के उतार चढ़ाव देखे और उस राजनीति के नेचुरल उतार चढ़ाव के अलावा राजनीति में जो कटुता आना शुरू हुई 80 के बाद, उस कटुता के कारण थोड़ा सा हमें लगा कि हमारी इससे पारिवारिक और जो व्यक्तिगत जीवन है वो व्यवसाय में ज़्यादा अच्छा है जी। लेकिन जब हम राजनीति में कंपल्शन में आए तो समझ में आया कि अपने लिए तो सब कोई जीता है, समाज के लिए जीना जिसने सीख लिया वो इंसान कहलाता है। वो परिवर्तन माननीय अटल जी के
एक वाक्य के कारण है। वापस लौटता हूँ आपकी विधानसभा की तरफ। आप जबस से आते हैं और नीमच वैसे तो अपनी पहचान अफीम और तमाम बातों के लिए रखता है, और जब कभी नाम आता तो प्रायोरिटी पर अफीम होती है। अब जब आप मंत्री बन गए हैं तो प्रायोरिटी क्या है, खासकर उस क्षेत्र के लिए? देखिए, नीमच अफीम पे के नाम से जाना जाता है जी। उसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ की सबसे मुख्य क्रॉप और वहाँ की शायद आर्थिक प्रगति का कारण भी अफीम है जी। लेकिन पिछले 10 साल में नीमच ने कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड बनाए। एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट अगर लगा तो जावद में लगा। माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी ने उसका उद्घाटन 2014 में किया। अगर नीमच में पूरे भारत में सबसे पहले 100% डिजिटल शिक्षा सरकारी 38 के 38 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी में अगर शुरू हुई तो जावद विधानसभा से शुरू हुई, एशिया का सबसे पहला। अगर आज मैं बात करूं तो मैं आज 700 बच्चों को जी बिल्कुल टेबलेट पे पिछले 3 महीने से उनकी भले स्कूल बंद है, उनकी पढ़ाई एक दिन भी बंद नहीं हुई और उनके 14 टेस्ट अलग अलग हो गए। तो वो डिजिटल शिक्षा के बाद ऑनलाइन टेबलेट पे हर बच्चे को एजुकेशन 700 बच्चों को मैं चला रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ तो जावद में 20,000 लोगों का ऐसा मेरा मेडिकल रिकॉर्ड बना दिया मैंने कि आपकी पूरी बॉडी का चेकअप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मशीनें मंगा के पूरा रिकॉर्ड उसके मोबाइल पे है। मैं आपसे अगर पूछूं आपका ईसीजी आपके मोबाइल पे नहीं होगा जी। कितना जरूरी है ईसीजी मोबाइल पे होना आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में, क्योंकि कभी भी कुछ भी हुआ तो आप कंपेयर किससे करोगे? क्या आपको अटैक आएगा तो पहले पूछेगा कि भैया पुराना ईसीजी लेके आओ। ये सब अगर 28 टाइप के टेस्ट मेरे 20,000 पब्लिक के ऑनलाइन है और मेरा टारगेट था पिछले साल 100% 1,30,000 लोगों का मेडिकल रिकॉर्ड उनकी मोबाइल पे अवेलेबल हो और ऑनलाइन उसकी अगर आधार कार्ड का नंबर डालें तो उस पर अवेलेबल हो। हमने वो सब करके दिखाया जावद में। आज अगर आपको नहीं पता होगा कि आपकी बोन की अभी क्या स्ट्रेंथ है, मेरे जावद के 20,000 लोगों को पता है कि उनकी बोन्स में अभी क्या स्थिति है, उनकी लीवर की क्या स्थिति है, उनकी किडनी की क्या स्थिति है। ये सब जो नए अनुभव हुए हैं ये जावद ने अनुभव किया है। लेकिन मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि ये जो इतना बड़ा आप कह रहे हैं कि पूरे 1,20,000 लोगों का आपने मेडिकल करा दिया, ये नहीं 1,20,000 तक करना है 20 के बाद ये कोरोना के कारण अटक गया जी। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या देश में इस तरह का कदम नहीं उठाया? ये कहाँ से आपके दिमाग में आया कि ये सब करना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम भी है और बहुत इम्पोर्टेंट। देखिए, मैंने आपसे कहा कि मैंने इंटरनेशनल ट्रेवल 77 में जब माननीय अटल बिहारी जी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे, सबसे पहले उन्हीं ने मुझे विदेश भेजा और उनने मुझे एक किताब दी थी रेपिटेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। उस जमाने में अंग्रेजी हटाओ का बहुत बड़ा आंदोलन चलता था और हम भाजपा जनसंघ के ज़माने के लोग हैं तो अंग्रेजी नहीं आती थी। उन्होंने वो किताब दे के भेजा था मुझे कि जाओ। फ्रांस दुनिया में सबसे पहला देश है जहाँ हर आदमी का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड उसके पास ऑनलाइन होता है फ्रॉम बर्थ जी, कि कब कितनी गोलियां क्या किया। तो दुनिया में जब आप घूमते हो तो देखते हो तो हर जगह की अच्छी चीज उठा के अपने क्षेत्र को देने का आपका एक स्वाभाविक दायित्व भी है और स्वाभाविक आपकी इच्छा भी होती है कि भैया नहीं तो आप लीडर किस बात के, जो भविष्य ना देखे, भविष्य की जरूरतों को ना समझे, उसके बारे में आज से ना सोचे, तो वो नेता किस बात का? ये कंफ्यूजन है कुछ लोगों के। नेता मतलब कंधे पे हाथ रखना, किसी भी जायज नाजायज चीज को सपोर्ट करना। वास्तविक नेता तो वो है जो आज के 5 साल बाद की जरूरत, 10 साल बाद की जरूरत, 15 साल बाद की जरूरत को आज विजुलाइज करते हुए उसके बारे में आज से चर्चा करे। तो ये जो जब हमने फ्रांस में वहां देखा तो हमने अपनाया। जब हमने एजुकेशन कहीं देखा तो हमने अपनाया। अब जावद के 15 बच्चों को मैंने 2 साल पहले जापान ट्रेनिंग के लिए भेजा, मुझे याद। अब जापान
वाले बोलते हैं कि हमें काफ़ी बच्चे चाहिए। अभी पिछली सरकार ने 18 महीने हमको जापानीज क्लासेस नहीं चलाने दी। अभी सरकार बदलते ही मेरे जावद के 10 हायर सेकेंडरी स्कूल में जापानीज लैंग्वेज की स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई शुरू कर दी मैंने। मेरा टारगेट है कि अगले 2 साल में 2000 बच्चों को जापान भेज दूँ। तो ये माना जाए कि सरकार में अब जो जिम्मेदारी आपको मिली है, जी, जिम्मेदारी नई है अभी, लेकिन ये माना जाए कि इन तमाम सारी जिम्मेदारियों को आप, जो आपके पास अनुभव है, फ्रांस का अनुभव है, आपने कहा तमाम सारे देशों को मैंने देखा है, उसका लाभ अब मध्य प्रदेश को मिलने वाला मिलना चाहिए। मेरा तो जीवन का उद्देश्य यही है। देखिए, बच्चे सब सेटल्ड है, मेरे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है। दोनों बच्चों की शादी कर दी, दोनों अपने जीवन में मस्त थे। अब हम लोग के पास सिवाय जन सेवा के और अपने आप को, जिस समाज ने हमें इतना सम्मान दिया, अगर उस समाज को समर्पित नहीं करेंगे तो फिर उद्देश्य क्या है? मनुष्य, इंसान और जानवर के बीच का अंतर क्या है? क्या लग रहा है आपको? मध्य प्रदेश में नई सरकार में आप जुड़े हैं, नए कैबिनेट मंत्री हैं आप, क्या लग रहा है आपको? क्या बहुत नए प्रयोग आएंगे जी, समय आपको दिखाएगा और ऐसे ऐसे अनुभव आपको आएंगे जो दुनिया में पहली बार मध्य प्रदेश में दिखेंगे। तो ये मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा में दिखेंगे या पूरी सरकार में नजर आएंगे? सरकार में नजर आएंगे। मैं सरकार का हिस्सा हूँ जी, मेरा हर काम का प्लस माइनस सरकार का प्लस माइनस है, तो ये पूरी सरकार का प्रतिबिंब के रूप में आपके सामने आएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सीनियर जो इंतजार कर रहे थे कि हम भी ओम प्रकाश सकलेचा की तरह मंत्री बन जाएंगे, वो लोग घरों में बैठ गए। तो क्या ये भी आगे चलकर कुछ? देखिए, मैंने क्या कहा, फिर मेरा पहला वाक्य याद करिए, समय और तकदीर का कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा। जी, मुझे भी कई बार कई बातें सुनने को मिली, और कोई अगर मेरे को आज मंत्री बना दिया तो मैं ये सोच लूं कि मैं ज्यादा कॉम्पिटेंट हूं। सॉरी, मैं नहीं मानता। हर आदमी में अलग स्किल होती है। कोई भी नेता अगर एक चुनाव जीत लेता है, मैंने आपसे अभी पहले थोड़ी देर पहले अनुभव किया, उसमें कुछ अति विशिष्ट गुण जरूर होंगे। अति विशिष्ट शब्द यूज कर रहा हूं, लेकिन हर एक के गुण अलग है। और वास्तव में असली नेता वही है जो गुण के हिसाब से काम बांटकर सरकार का कॉम्बिनेशन इतना बड़ा बनाते हुए इतना बड़ा काम कर सके। तो ये तो चैलेंज शिवराज जी ने स्वीकारा है। और इस बार कॉम्बिनेशन बहुत अलग है, लेकिन एक युवा चेहरा है आपके पास ज्योतिरादित्य सिंधिया, दूसरा शिवराज जी जैसे हैं जिनके पास 15 साल का अनुभव है। तो क्या आपको लग रहा है चेहरा कौन सा ज्यादा दिखाई देने वाला? नहीं, देखिए, नेतृत्व तो शिवराज जी का ही रहना है, और महाराज को कहीं ना कहीं दिल्ली में बहुत जल्दी उचित स्थान मिलेगा, और दोनों का मिशन ही जनता के लिए हितकारी है। तो ये माना जाए कि महाराज और शिवराज जो पहली जोड़ी रहा करती थी, वो अलग तरह से रहा करती थी। एक मंच पर महाराज को चिल्लाता था, आवाज देता था, दूसरा शिवराज को कहते थे, मतलब दोनों एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानते थे, एक तरह से कहा जाए। लेकिन शिवराज और महाराज का मिलना क्या मध्य प्रदेश को एक नई ऊंचाई दे देगा? बिल्कुल देगा, नई दिशा देगा, नई वर्किंग देगा, और शायद प्रदेश का कोई बहुत अच्छा भविष्य मुझे इन दोनों की जोड़ी में दिख रहा है। तो भविष्य क्या सिंधिया में ज्यादा दिखाई दे रहा है? भविष्य के बारे में कोई किसी अच्छे ज्योतिषी से पूछिए जी। हमें तो राजनीतिक भविष्य अच्छा दिख रहा है कि दोनों मिलकर प्रदेश के हर चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का प्रयास करेंगे। दोनों का अलग अनुभव है, दोनों की अलग स्किल सेट है जी, और दोनों की स्किल सेट मिला के एक नया रिजल्ट जरूर आएगा। चलिए, तो ये थे ओम प्रकाश सकलेचा, जो बहुत ज्यादा इस बात को मानते हैं कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, और जब व्यक्ति मन में ये मान ले कि ऐसा भी होता है तो हमें लगता है भाग्य भी खुलता है और समय के साथ सब कुछ मिलता है। लेकिन अभी तो नई शुरुआत है, चैलेंज बहुत है, चुनौतियां बहुत है, पर ओम प्रकाश सकलेचा कहते हैं कि यदि भाग्य ने साथ दिया है तो समय भी अच्छा होगा। तो आईएनडी विशेष के लिए आज इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी नए मेहमान से। मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए आईएनडी 24 पर।